ओके, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज के क्लास में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का आखिरी टॉपिक देखने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है बैटरीज। ये एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, पर बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आते हैं और इस साल के लिए ये टॉपिक थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो प्लीज़ बोर्ड एग्जाम में एटलीस्ट इस टॉपिक को बिल्कुल भी नेगलेक्ट करके नहीं जाएंगे, या आप तैयार करके जाएंगे। ओके, तो बोर्ड एग्जाम में अगर ये टॉपिक आता है, मैंने कहा अगर बोर्ड एग्जाम में ये टॉपिक आता है तो ये आपको 2 मार्क्स में आमतौर पर देखने को मिलेगा, 2 मार्क्स में आमतौर पर देखने को ही मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। टॉपिक का नाम है बैटरीज। कहीं ना कहीं जो बैटरी होते हैं उनके अंदर रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं, इसीलिए आप इन्हें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये चैप्टर लगभग खत्म हो चुका है और आपने देखा है इस पूरे चैप्टर में हम रिडॉक्स रिएक्शंस पर ही वर्क कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में जितने भी रिएक्शंस हमारे सामने आए हैं वो कहीं ना कहीं एक तरह के रिडॉक्स रिएक्शन ही थे। तो बैटरीज जो होते हैं, बैटरीज के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो भी एक तरह के रिडॉक्स रिएक्शन हैं, इसीलिए इस टॉपिक को आप इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो आखिर क्या होता है बैटरी? बैटरी एक ऐसा केमिकल इक्विपमेंट होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बैटरी के बारे में ऊपरी तौर पर लगभग हर बच्चा जानता है। बैटरी के बारे में ऊपरी तौर पर तो लगभग हर बच्चा जानता है कि बैटरी के अंदर केमिकल होता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो बेटा बैटरी क्या है? बैटरी एक ऐसा इक्विपमेंट है जो अपने अंदर के केमिकल एनर्जी को किसी रिडॉक्स रिएक्शन के मदद से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मैंने कहा बैटरी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो अपने अंदर के केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब बैटरीज जो होते हैं वो बेसिकली 3 तरह के होते हैं। एक प्राइमरी सेल, दूसरा सेकेंडरी सेल और तीसरा जो होता है वो है फ्यूल सेल। प्राइमरी सेल आपके सिलेबस में 2 एग्जाम्पल है प्राइमरी सेल के। मैंने कहा एग्जाम्पल। तो बेटा प्राइमरी सेल का 2 एग्जाम्पल आपको पढ़ना है। एक है लेक्लेंसी सेल और दूसरा है मर्क्यूरी सेल। तो प्राइमरी सेल के अंदर आपको 2 सेल पढ़ना है, लेक्लेंसी सेल और मर्क्यूरी सेल। ठीक है, इसके अंदर कौन सा एग्जाम्पल है बेटा? तो सेकेंडरी सेल के अंदर जो एग्जाम्पल आपको पढ़ना है वो है लेड स्टोरेज बैटरी या लेड स्टोरेज सेल। और फ्यूल सेल के अंदर कौन सा एग्जाम्पल आपको पढ़ना है, कौन सा एग्जाम्पल आपको देखना है? तो बेटा फ्यूल सेल के अंदर आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल जो है वो पढ़ना है। तो यूं समझ लीजिए कि अब मैं आगे आपको इतने तरह के सेल के बारे में बताऊंगा, ये सेल कैसे काम करते हैं। और आपको एक और जानकारी मैं दे दूं कि बेटा प्राइमरी सेल जो होता है ना, ये वो सेल होते हैं जो एक बार यूज हो गए तो फिर कोई काम के नहीं रहते, यानी कि ये होते हैं नॉन रिचार्जेबल बैटरी, नॉन रिचार्जेबल सेल। लेकिन जो सेकेंडरी सेल होता है ये एक बार यूज हो जाए तो यूज होने के बाद दोबारा उसको रिचार्ज किया जा सकता है, जैसे कि आपका मोबाइल में जो बैटरी होता है वो एक इसका बेस्ट एग्जांपल है। तो सेकेंडरी सेल वो सेल होता है जो यूज होने के बाद दोबारा जब उसको आप रिचार्ज करोगे तो फिर से वो लोड हो जाता है, वो फिर से काम करने के लिए जो है तैयार हो जाता है। तो लेड स्टोरेज बैटरी जो है ये एक तरह का रिचार्जेबल सेल होता है, ये रिचार्जेबल बैटरी होता है। चलो ठीक है, तो अब हम समझ गए कि हमें कौन कौन से टाइप की बैटरी जो है वो पढ़ना है। तो अब मैं आपको एक एक करके ये सारे बैटरी जो है वो एक्सप्लेन करूंगा। एग्जाम में जब भी आएगा बेटा तो जितनी बातें आपको यहां बताई जा रही हैं वो पूरा आपको एग्जाम में लिखना होगा। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं प्राइमरी सेल और उसके अंदर पहला एग्जाम्पल देखेंगे लेक्लेंसी सेल। ठीक है, तो सबसे पहला जो सेल आपके सामने आ रहा है वो है प्राइमरी सेल। और प्राइमरी सेल के अंदर
जो फर्स्ट एग्जाम्पल आप यहां पर देखने जा रहे हैं वो है लेक्लेंसी सेल, जिसे ड्राई सेल भी कहा जाता है। ड्राई सेल भी कहा जाता है। आपने देखा होगा आपके घर में बहुत आसानी से आपको ये देखने को मिल जाएगा बेटा, वो रिमोट में जो बैटरी होता है ना, ये आप सब ने देखा होगा। रिमोट के अंदर ये बैटरी लगता है। आमतौर पर एक एग्जांपल बताता हूँ, निप्पो की बैटरी आती है, तो इसको हम लोग पेंसिल सेल भी बोलते हैं, ड्राई सेल भी बोलते हैं। तो ये घड़ी में लगने वाले, दीवार घड़ी में लगने वाला बैटरी है। तो जो प्राइमरी सेल होता है वो इस तरह का दिखता है। उसके अंदर पहला एग्जांपल है बेटा लेक्लेंसी सेल का। तो लेक्लेंसी सेल को हम ड्राई सेल भी कहते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूं ये बैटरी, ये जो लेक्लेंसी सेल है, ये जो ड्राई सेल है, ये जो बैटरी है, वो काम कैसे करता है। तो समझने के लिए सबसे पहले एक काम करते हैं, यहां हम एक बैटरी बना लेते हैं। तो गौर से देखिएगा बेटा, ये बैटरी कैसे काम करता है मैं आपको दिखाता हूं। वो समझाने के लिए मुझे यहां पर एक बैटरी बनाना पड़ेगा। ठीक, तो यहां पर मैं एक बैटरी आप लोगों के सामने बना रहा हूं। ठीक है, ओके। अब ये जो बैटरी है, इस बैटरी का जो बाहर वाला कंपार्टमेंट है, इस बैटरी का जो बाहर वाला कंपार्टमेंट है, ये बना होता है जिंक का। इसका जो बाहर वाला कंपार्टमेंट है वो बना होता है जिंक का, और इसके अंदर एक ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड होता है। मैंने कहा इसके अंदर एक ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड होता है। आप किसी बैटरी को तोड़ के देखिएगा, आपको बहुत आसानी से उसके अंदर ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड जो है वो दिख जाएगा। ठीक है, तो अब मैंने बोला कि बाहर का जो कंपार्टमेंट है वो क्या चीज से बना है बेटा, वो जिंक का बना होता है और ये ग्रेफाइट का है। अब होगा क्या, अब इस बैटरी में मैंने एक बल्ब जोड़ दिया है। जरा गौर से देखिएगा, मैंने यहां पर एक बल्ब जोड़ दिया और देखते हैं ये बल्ब कब ग्लो करेगा। यहां पर अभी सर्किट पूरा नहीं है। जैसे मैंने सर्किट पूरा किया, मैंने बटन ऑन किया, तो मैं क्या देखता हूं कि ये जो बल्ब है वो जलने लगा। ये देखिए, ये बल्ब ग्लो करने लगा, मतलब ये बैटरी काम तो कर रहा है। तो अब देखते हैं ये बैटरी कैसे काम करता है। तो बेटा आमतौर पर जो लेक्लेंसी सेल होता है, इसके अंदर कुछ केमिकल्स लिए जाते हैं। कौन से केमिकल? तो बेटा इसके अंदर जो केमिकल हम लेते हैं वो है MnO2। इसके अंदर जो केमिकल लिया जाता है वो है MnO2, साथ में NH4Cl भी होता है और साथ में ZnCl2 भी हम यहां पर लेते हैं। और ये जो बाहर वाला कंपार्टमेंट है, ये बाहर वाला कंपार्टमेंट क्या चीज से बना है बेटा? ये जिंक से बना हुआ है। बाहर वाला जो कंपार्टमेंट है वो जिंक से बना हुआ। और अब देखना क्या होता है, ये जो जिंक होता है ये एनोड होता है बेटा, और ये जो ग्रेफाइट आप देख पा रहे हैं ये कैथोड है। और आप सबको पता है कि एनोड किसी भी सेल का वो जगह होता है जहां इलेक्ट्रॉन लूज किया जाता है, और कैथोड किसी भी बैटरी का वो जगह है जहां इलेक्ट्रॉन गेन किया जाता है। तो ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, दैट इज एनोड, और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, दैट इज कैथोड। अब देखते हैं क्या होगा। आप सबको पता है कि एनोड में जो भी होता है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और इस वक्त एनोड में कौन है बेटा? जिंक। ये बाहर का पूरा कंपार्टमेंट क्या चीज से बना है? जिंक। तो होता क्या है कि ये जो जिंक होता है ना, ये जिंक अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा और अपने आप को बना लेगा Zn2+ आयन। क्या हुआ बेटा? यहां पर क्या हुआ? मैंने कहा एट एनोड। बताइए एनोड में यहां क्या हुआ जी? तो एनोड में जो जिंक है उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया और अपने आप को Zn2+ बना लिया। और बेटा जिंक ने जो इलेक्ट्रॉन लूज किया है वही इलेक्ट्रॉन अब यहां से मूव करता हुआ आगे जा रहा है। अब इतना तो आपको पता है ना, जब सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा
तभी तो करंट फ्लो करेगा, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। तो देखिए इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, किसने निकाला इलेक्ट्रॉन? जिंक ने। तो बाहर वाला जो कंपार्टमेंट है वो जिंक का बना होता है, तो जिंक जो है वो एनोड होता है यहां पर, और वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अब वो इलेक्ट्रॉन राइट साइड जा रहा है और सीधे सीधे इस ग्रेफाइट के मदद से अंदर पहुंच जाएगा जहां केमिकल्स रखे हुए हैं। अब अंदर में कौन कौन सा केमिकल है बेटा? आपने अंदर में लिया हुआ है MnO2। तो क्या होता है, इस तरफ से आया हुआ इलेक्ट्रॉन सीधे अंदर केमिकल में पहुंच जाता है। तो ये MnO2 इस एमोनियम आयन के मदद से, यहां NH4Cl लिए हो ना, मतलब यूं समझ लो आपके पास एमोनियम आयन है, तो यहां से आने वाला इलेक्ट्रॉन अंदर पहुंचा जहां पर MnO2 है। तो ये MnO2 NH4Cl का जो एमोनियम आयन होता है उसके साथ मिलके आने वाले इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। मैंने कहा आने वाले इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, और जैसे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जैसे ही MnO2 NH4 आयन के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो बेटा यहां पर यह कंपाउंड बनता है MnOOH, और साथ में यहां पर एमोनिया बनता है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं बेटा, यहां पर क्या हुआ, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, क्या हुआ कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन आया वो इलेक्ट्रॉन किसने ले लिया? MnO2 ने। किसके मदद से? एमोनियम आयन के मदद से उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, और क्या बन गया बेटा? यहां बन गया MnOOH, और साथ में यहां एमोनिया गैस प्रोड्यूस होता है। यहां एमोनिया गैस जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो देखिए आपको किसी भी बैटरी में सिर्फ ये याद करना है या फिर ये समझना है कि इलेक्ट्रॉन लूज कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कौन कर रहा है। अगर एग्जाम में ये टॉपिक आता है तो आपको दो चीजों पर विशेष ध्यान रखना है कि बेटा इलेक्ट्रॉन लूज कौन कर रहा है और इलेक्ट्रॉन गेन कौन कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन लूज करते वक्त और इलेक्ट्रॉन गेन करते वक्त किस तरह का रिएक्शन आप यहां पर देखेंगे। तो रिएक्शंस आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। तो ये देखिए, ये रिएक्शन एनोड में और ये रिएक्शन कैथोड में होता है इस बैटरी के अंदर। लेकिन अब एक समस्या है, ये जो एमोनिया बना है ये तो गैस है बेटा, ये तो गैस है, तो ये गैस अंदर में तो रह नहीं पाएगा, तो वो क्या करता है? बाहर निकलने की कोशिश करता है। ये जो एमोनिया है वो अंदर तो रह नहीं पाएगा, वो तो गैस है बेटा, तो वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा, और बाहर निकलने के चक्कर में एमोनिया बाहर निकलने के चक्कर में इसके अंदर कहीं ना कहीं गैप बनाएगा, तब तो बाहर निकलेगा वो। तो एमोनिया बाहर निकलने के लिए गैप बनाता है, और अगर बैटरी में गैप आ गया तो बैटरी का जो पोटेंशियल है उसमें कमी आ सकती है। तो एमोनिया का आप क्या करें भाई? वो तो गैस है, वो तो बाहर जा सकता है, तो अगर वो बाहर गया तो बैटरी में लीक कर देगा, छेद पैदा कर देगा, और उससे बैटरी का जो क्षमता है, उसका जो पोटेंशियल है वो कम हो सकता है। तो हम चाहते हैं कि एमोनिया बाहर ना जा पाए, तो एमोनिया बाहर ना जा पाए इसीलिए तो तुमने यहां पर ZnCl2 लिया है बेटा। तो यहां जो तुमने ZnCl2 लिया है ना, वो ZnCl2 एमोनिया को पकड़ लेगा। मैंने कहा ZnCl2 एमोनिया को पकड़ लेगा और एक कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में अंदर उसको फ्रिज कर देगा, जमा के रख देगा, और वो कॉम्प्लेक्स कुछ इस प्रकार का होता है ZnNH3 4Cl2। तो क्या होता है, ये जो ZnCl2 है वो एमोनिया को बाहर जाने नहीं देता, बल्कि ZnCl2 एमोनिया के साथ रिएक्ट करके, एमोनिया के साथ कंबाइन करके एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बना देता है जो वही अंदर जम के या फ्रिज होके रह जाता है। अब फ्रिज होने के मतलब ठंडा नहीं हो जाता, फ्रिज होने के मतलब है वही जम जाएगा, वही रुक जाएगा। तो इस तरह से ये बैटरी जो है वो काम करता है। तो एक बार फिर से रिपीट कर दूं बेटा, कोई भी बैटरी अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आपको सिर्फ क्या याद करना है कि इस बैटरी में किसने इलेक्ट्रॉन निकाला और किसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, और उसके बाद उस समय जो रिएक्शंस वहां चल रहे होते हैं उस रिएक्शन को आपको याद करना है। और बेटा देखो, एनोड में आप सबको पता होगा, एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, और आप देख सकते हैं कि जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है। जिंक अकेला था, यहां कोई चार्ज नहीं है, अब यहां 2+ चार्ज आ गया, मतलब जिंक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। यहां पर Mn में +4 चार्ज है और इस Mn में +3 चार्ज है। इसका मतलब Mn इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, मतलब मैग्नीज का
क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है। तो लीजिए मैंने आपको बता दिया कि लैक्लेंसी सेल कैसे काम करता है। तो एग्जाम में आएगा तो सुंदर सा डायग्राम बना देंगे और ये रिएक्शन लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा। तो ये था पहला बैटरी, दैट इज लैक्लेंसी सेल। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। तो अब चलिए फिर दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो प्राइमरी सेल में ये पहला एग्जाम्पल था बेटा, लैक्लेंसी सेल। अब इसके अंदर एक और एग्जाम्पल है, तो उसको भी चलिए देख लेते हैं। तो मैंने कहा कि अभी हम प्राइमरी सेल के बारे में पढ़ रहे हैं और अभी हमने लैक्लेंसी सेल देखा। अब इसी के अंदर दूसरा एग्जाम्पल आ रहा है और यह है मर्क्यूरी सेल। मर्क्यूरी सेल, इसे रूबेन मैलोरी सेल भी कहा जाता है या इसे बटन सेल भी कहा जाता है। इसे बटन सेल क्यों बोलते हैं, इसे बटन सेल क्यों बोलते हैं वो देख के आप समझ जाएंगे। ये आपने देखा होगा, आपने बटन सेल जरूर देखा होगा। ये देखो, ये इस तरह का होता है बेटा, ये इस तरह का होता है। ये कि किस में लगता है, ये हाथ वाले घड़ी में, रिस्ट वॉच में ये यूज़ होता है ना। आमतौर पर आपने इसको रिस्ट वॉच में यूज़ होते हुए देखा होगा। इसके अलावा किसी छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में भी ये वाला जो बैटरी है वो यूज़ होता है और ये दिखने में बटन जैसा होता है, इसीलिए इसको बटन सेल भी कहा जाता है। चलो ठीक है, अब देखते हैं कि बटन सेल कैसे काम करता है। आमतौर पर इसमें किस तरह के केमिकल्स होते हैं और इनमें केमिकल रिएक्शन कैसे होते हैं। समझाने के लिए मैं इस बैटरी को थोड़ा बड़ा बनाऊंगा बेटा, तभी तो केमिकल रिएक्शन करते बनेगा। तो मैंने कहा सिर्फ समझाने के लिए मैं इस बैटरी को बड़ा बनाऊंगा, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने यहां पर बनाया था। ठीक है, तो यहां देखिएगा, इसको मैं चलिए थोड़ा बड़ा बना लेता हूं, कुछ इस तरह से। ये मैं एग्जैक्टली वैसा ही बना रहा हूं जैसे पिछले बैटरी को बनाया था, पर याद रखना सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए इसको इतना बड़ा बना रहा हूं, पर एक्चुअली ये होता ऐसा है। चलो ठीक है। अब इस बार इस बैटरी में किस तरह के केमिकल्स होते हैं उसको समझ लेते हैं। तो बेटा इस बैटरी के अंदर यहां पर ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड होता है, मतलब इसमें भी ग्रेफाइट का ही इलेक्ट्रोड होता है। ठीक, लेकिन इस बार इसका जो बाहर वाला कंपार्टमेंट है, वो जिंक का नहीं बल्कि जिंक के एलॉय से बनता है। ये जिंक के एलॉय से बनता है। तो जिंक को जब हम मर्क्यूरी के साथ मिलाते हैं तो उसका एक एलॉय बनता है जिसे हम जिंक अमलगम कहते हैं। इसे हम जिंक अमलगम कहते हैं। तो बेटा यहां सिर्फ प्योर जिंक नहीं लिया जाता, बल्कि यूं समझ लो जिंक और मर्क्यूरी को मिला के एक एलॉय तैयार किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे बाहर वाले कंपार्टमेंट में रस्टिंग होने के चांसेस कम हो जाते हैं और इसकी मजबूती बढ़ जाती है। ये तो आपको पता है ना बेटा कि एलॉय बनाने का एक्चुअल मकसद क्या होता है। एलॉय बनाने का मकसद होता है चीज़ों को मजबूती देना। तो हमारे पास पहले भी ये वाला बैटरी था, ये जिंक से बना हुआ था, लेकिन इसमें रस्टिंग होने का चांसेस होता है। तो हम चाहते हैं कि इस बैटरी में रस्टिंग ना हो, कोरोजन ना हो और ये ज़्यादा दिनों तक चले, उसका बैटरी जो है वो मजबूती से टिका रहे। तो इसीलिए हम जिंक को मर्क्यूरी के साथ मिला के एक एलॉय तैयार करते हैं। उस एलॉय को जिंक अमलगम कहा जाता है। तो यूँ समझ लो इसका बाहर का जो कंपार्टमेंट है वो जिंक और मर्क्यूरी से बना हुआ है। अच्छा ठीक है, अब अंदर किस प्रकार का केमिकल लिया जाता है। तो इसके अंदर बेटा जो केमिकल लिया जाता है वो है मर्क्यूरिक ऑक्साइड, साथ ही साथ इसमें बेस लिया जाता है लाइक KOH, और जिंक का ऑक्साइड लिया जाता है। तो चलिए चालू करते हैं इस बैटरी को और देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो ये काम कैसे करता है उसको चेक करने के लिए फिर से मैंने वही किया, इसके साथ मैं एक बल्ब को जोड़ दूंगा। ठीक है, ये देखिए बेटा मैंने इसके साथ एक बल्ब को जोड़ दिया। अभी फिलहाल सर्किट पूरा नहीं है। सर्किट पूरा करते हैं यानी कि बटन ऑन करते हैं, बटन ऑन करते ही तुरंत ये बल्ब जो है वो ग्लो करना चालू कर देगा। तो
अब इतना तो आप समझ गए कि जैसे ही मैंने सर्किट पूरा किया तो ये बल्ब ग्लो करने लगा, मतलब इस सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो तो कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन फ्लो कहां से कहां कर रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और इसमें किस तरह का केमिकल रिएक्शन होगा, चलिए उसको समझते हैं। तो इसमें ये जो लेफ्ट वाला टर्मिनल है बेटा, फिर से ये एनोड है और ये वाला जो है वो कैथोड है। और मैंने ना जाने कितने बार आप लोगों को ये बात बताया है कि एनोड में हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज किया जाता है, मतलब एनोड में कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कैथोड में कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो देखते हैं आखिर लूज कौन कर रहा है और गेन कौन कर रहा है। तो बेटा तुमने जो जिंक लिया है, तुमने यहां जो जिंक लिया है, यही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे यहां पर इस जिंक ने लूज किया था। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें क्या होता है, दरअसल इसमें कुछ इस प्रकार से रिएक्शन होता है। तुमने जो जिंक लिया है वो जिंक तुम्हारे द्वारा लिए गए बेस के प्रेजेंस में H2O बनाता है, H2O बनाता है, ZnO बनाता है और इलेक्ट्रॉन लूज करता है। यहां पर जगह नहीं है तो हो सकता है आपको ठीक से ना दिख रहा हो, तो उसको मैं नीचे में लिख देता हूं बेटा। यहां देखना एनोड में क्या हो रहा है, एट एनोड। तो हुआ ये कि ये जो जिंक है वो जिंक तुम्हारे बेस का हेल्प लेके इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है। और यहां पर जो प्रोडक्ट बनते हैं वो होते हैं H2O और ZnO। तो आपको यह समझना है कि लूज कौन कर रहा है और कैसे कर रहा है। तो बेटा यहां जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, और वही इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है बेटा, वही इलेक्ट्रॉन अभी सर्किट के थ्रू मूव करता हुआ कैथोड की तरफ जा रहा है। ये बात तो सबको पता है ना, इलेक्ट्रॉन हमेशा एनोड से कैथोड की तरफ जाता है। लीजिए इलेक्ट्रॉन जो है वो राइट साइड जा रहा है और उसके बाद वो मूव करता हुआ सीधे पहुंचेगा अंदर केमिकल में। अब देखते हैं अंदर क्या कहानी चल रहा है। तो अंदर क्या होता है, तुमने जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड लिया है वो मर्क्यूरिक ऑक्साइड यहां बने हुए H2O के मदद से, यहां बने हुए H2O के मदद से इस तरफ से आने वाले इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, और गेन करते ही यहां बनेगा Hg और OH माइनस आयन। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, यहां देखेंगे कैथोड में क्या हुआ। तो इस तरफ से आने वाले इलेक्ट्रॉन को किसने ले लिया, ZnO ने, सॉरी HgO ने उस इलेक्ट्रॉन को ले लिया। अब देखते हैं क्या होगा। तो HgO क्या करता है, H2O के मदद से, H2O कहां से आया, ये देखिए यहां पर H2O बना था बेटा, यहां H2O बना था, तो उस H2O के मदद से इस तरफ से आने वाले इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, और इलेक्ट्रॉन गेन करते ही यहां पर बनता है Hg और OH माइनस आयन। तो बस मैंने आपको क्या बोला बेटा, इतना याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन निकाला किसने और इलेक्ट्रॉन गेन किसने किया। तो बेटा जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किया और मर्क्यूरी ने इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो पिछले बार की तरह इस बार भी मैं यही कहूंगा कि जब भी ये टॉपिक एग्जाम में आएगा तो सबसे पहले एक सुंदर सा डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद अंदर कौन कौन सा केमिकल लिया गया है वो बताएंगे, और फिर उसके बाद एनोड में कौन सा रिएक्शन हुआ और कैथोड में कौन सा रिएक्शन हुआ। बस आपको यही लिखना है, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो आपने क्या देखा, जिंक ने बेस के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन लूज किया और उस इलेक्ट्रॉन को मर्क्यूरिक ऑक्साइड गेन करता है और Hg बना लेता है, और इस प्रकार ये बैटरी जो है वो काम करता है। तो अब चलिए हम लोगों ने प्राइमरी बैटरी क्या होता है और कितने एग्जाम्पल उसके अंदर है ये हमने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम सेकेंडरी सेल की तरफ चलेंगे। तो बेटा सेकेंडरी सेल क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना, सेकेंडरी सेल उस सेल को कहते हैं जो रिचार्जेबल होता है, जो यूज होने के बाद दोबारा उसको रिचार्ज करेंगे और फिर से उसको रीयूज करेंगे। तो सेकेंडरी सेल जो होता है, जो सेकेंडरी सेल होता है उसके अंदर आपको जो एग्जाम्पल देखना है वो है लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज सेल।
लेड स्टोरेज बैटरी। ओके, तो मैंने कहा सेकेंडरी सेल जो होता है ये वो सेल है, ये वो बैटरी है जिसको दोबारा रिचार्ज किया जा सकता है। तो तुमको क्या लगता है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होगा? तो बेटा अगर कोई रिएक्शन एक बार हो गया, आप उस रिएक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते। इसका मतलब ये बैटरी एक ही बार काम करेगा। लेकिन अगर किसी बैटरी में कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन होगा जिसको आप दोनों डायरेक्शन में चला सकते हो, तो समझ जाइए आप बैटरी को दोबारा जो है रिस्टोर कर सकते हैं। तो अगर कोई ऐसा बैटरी तुम्हारे सामने आ जाए जिसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो एक ही डायरेक्शन में हो, मतलब एक ही बार हो, तो फिर वो बैटरी किसी भी कीमत पे दोबारा रिचार्ज नहीं हो सकता। लेकिन सोचिए कोई ऐसा रिएक्शन होगा, ये देखिए सपोज कोई ऐसा रिएक्शन होगा जिसके होने से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगा। तो अगर आप कोई ऐसा रिएक्शन देखते हैं जिसमें रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट बना और इलेक्ट्रिसिटी बना, और अगर ये रिएक्शन रिवर्सिबल हुआ तो पहले आप क्या करेंगे, रिएक्शन को चलाएंगे और रिएक्शन के होने से इलेक्ट्रिसिटी बनेगा, उस इलेक्ट्रिसिटी का आप यूज करेंगे। उसके बाद जब दोबारा इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो रिएक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगा, और जब रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा तो फिर जब उसको आप आगे चलाएंगे तो फिर से आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। तो ये जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल है। तो सिंपल सी कहानी है, अगर किसी बैटरी में ऐसा रिएक्शन हो रहा हो जो रिवर्सिबल नहीं है तो फिर वो रिचार्ज नहीं हो सकता, और अगर किसी बैटरी में ऐसा रिएक्शन होगा जिसको रिवर्स किया जा सकता हो तो फिर उस बैटरी को दोबारा आप रिचार्ज कर सकते हैं, और वो बैटरी कहलाता है सेकेंडरी सेल। और एग्जाम्पल के तौर पर आप कौन सा एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं बेटा? लेड स्टोरेज बैटरी। अब ये बैटरी कैसे दिखते हैं बेटा? तो आप सब ने देखा हो घर में हमारे जो इन्वर्टर होता है ना, तो इन्वर्टर में जो बैटरी यूज होता है वो इस प्रकार का दिखता है। मेरे ख्याल से सभी बच्चों ने देखा होगा ये, है ना। हमारे घर में जो बैटरी हम यूज़ करते हैं इन्वर्टर के लिए वो इसी टाइप का होता है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए, मैंने ले लिया यहाँ पर ओकाया बैटरी। तो ये बैटरी देखा लगभग सभी लोगों ने है ना। तो ये जो बैटरी होता है बेटा, इसका हम यूज़ करते हैं और दोबारा इसको हम रिचार्ज कर पाते हैं। तो ये बैटरी कैसे काम करता है, ये जो बैटरी है वो कैसे काम करता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो इसका अंदर का जो हिस्सा होता है, अगर आप इस बैटरी को खोल के देखेंगे तो आपको इसके अंदर कुछ इस प्रकार का सिचुएशन नजर आएगा। ये देखिए, अगर आप इस बैटरी को खोल करके देखते हो तो ये बैटरी आपको कुछ इस तरह से दिखाए। मैं आपको इसके अंदर का स्ट्रक्चर दिखाता हूं। ये जो इलेक्ट्रोड है यहां देखेंगे तो बेटा इसके अंदर इस तरह से प्लेट लगे होते हैं। इसके अंदर जो है बैटरी के अंदर इस तरह से प्लेट लगे होते हैं, ठीक है। यहां पर भी एक इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, ये देखिए इस तरह से इसके अंदर जो है प्लेट लगा होता है। और ऑब्वियसली आपको ये पता होगा कि इसके अंदर एसिड होता है। इसके अंदर हम क्या लेते हैं बेटा, एसिड सॉल्यूशन लेते हैं। तो ये जो बैटरी है अंदर से कुछ इस प्रकार से दिखता है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि ये बैटरी काम कैसे करता है। तो इसके अंदर तो बहुत सारे प्लेट होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रोड होते हैं, लेकिन थोड़ा इजी करने के लिए मैं सिर्फ 2 प्लेट आपके सामने बना के दिखाता हूं। मैंने कहा मैं सिर्फ 2 प्लेट यहां पर बना करके आपको दिखाऊंगा। तो जरा इसे गौर से देखिएगा भाई। मैं आपको इस बैटरी को आपको बना के दिखाता हूं, ये बैटरी एक्चुअली में कैसे काम करता है। तो इसके अंदर बहुत सारे प्लेट हैं। तो मैं इसके अंदर का 2 प्लेट आपके सामने बना रहा हूं। ये देखिए, ये मैंने एक प्लेट ले लिया बेटा, ठीक है, और एक प्लेट मैं यहां पर बना लेता हूं। ये लीजिए, ठीक। और ये इसका आउटलेट है, मतलब बाहर से जो आप इसका कनेक्शन देंगे, वो इस प्रकार से। अब मैं आपको बता दूं, ये जो प्लेट होता है ना बेटा, ये प्लेट
ये जो प्लेट है ये एंटी मनी के ग्रिड से बना होता है, मतलब जालीदार होता है। वो जाली आपको एकदम क्लियर दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये जो प्लेट होता है इसमें जाली लगा रहता है, इसके अंदर जाली लगा होता है। ये एंटी मनी का बना होता है, इसके अंदर इस तरह से जाली लगा होता है जो कि एंटी मनी का बना होता है। ये देखो कुछ इस प्रकार से। तो ये क्या चीज़ है? तो ये है बेटा एंटी मनी का ग्रिड है ये, ठीक है, ये एंटी मनी का ग्रिड है। और इस प्लेट के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं। अब कौन से केमिकल्स होते हैं उसको देखना। तो बेटा इसके अंदर मान लीजिए एक तरफ आपने ले लिया लेड, तो एक ग्रिड के अंदर, एक प्लेट के अंदर लेड होता है, और दूसरे प्लेट के अंदर होता है PbO2 यानी कि लेड ऑक्साइड। एक में होता है लेड और एक में होता है लेड ऑक्साइड। तो मैंने कहा इसके अंदर बहुत सारे प्लेट होते हैं, मैंने 2 प्लेट को आपको बना के दिखा दिया। ये प्लेट जो है इसमें जाली लगा होता है एंटी मनी का, और बहुत बारीक जाली होता है। इससे इसके अंदर से लेड निकल के बाहर नहीं आएगा, PbO2 निकल के बाहर नहीं आएगा, वो बहुत बारीक जाली होता है। तो अब क्या होगा, आपने इन दोनों प्लेट को किसके अंदर रखा है बेटा? एसिड सॉल्यूशन में। भूलेंगे नहीं, अंदर एसिड सॉल्यूशन है ना। हम यहां से हम मान लीजिए एसिड जो है अंदर डालते हैं, तो इसके अंदर एसिड सॉल्यूशन है। कौन से एसिड? H2SO4। तो बेटा H2SO4 का तुम जब सॉल्यूशन लोगे तो ये देखिए, ये H2SO4 का H+ आयन है और ये सल्फेट आयन है। ये एसिड सॉल्यूशन है ना, ये एसिड सॉल्यूशन है। तो अब चलिए देखते हैं ये बैटरी काम कैसे करता है। ये जो बैटरी है ये किस तरह से काम करेगा, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो अब ये बैटरी काम कर रहा है कि नहीं वो चेक करने के लिए मैंने क्या किया, इसको बाहर मैंने एक बल्ब से जोड़ दिया। ये देखिए, मैंने बाहर एक बल्ब लिया और जोड़ दिया, और चलो ये कंफर्म करते हैं कि ये बैटरी सच में काम करेगा कि नहीं। तो जैसे ही मैंने बल्ब जोड़ा तो मैं क्या देखता हूं कि ये बल्ब जो है वो ग्लो करने लगा। ये बल्ब जो है वो ग्लो करने लगा, मतलब ये बैटरी काम तो कर रहा है। अब ये बैटरी काम कैसे करता है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। ये जो लेफ्ट वाला प्लेट है बेटा, ये एनोड है और ये जो है वो कैथोड है। और आप सबको पता है एनोड में जो भी होता है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, मतलब एनोड में कोई तो है जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कैथोड में कोई तो है जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो मैंने कहा कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा है क्योंकि किसी ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, और वही इलेक्ट्रॉन यहां से घूमता हुआ इस प्लेट में आएगा, क्योंकि यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला है। तो अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन लूज किया किसने और इलेक्ट्रॉन गेन किया किसने, ठीक है। तो पहले हम यह देखते हैं कि जब बैटरी काम करता है उस समय किस प्रकार का रिएक्शन होता है। अब बेटा बैटरी काम करेगा तो बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा, बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा। तो अभी मैं आपको बता रहा हूं जब बैटरी डिस्चार्ज हो रहा होता है उस समय का सिचुएशन क्या रहता है। ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, जब बैटरी डिस्चार्ज हो रहा होता है उस समय किस प्रकार का रिएक्शन होता है, चलिए उसको देखते हैं। दरअसल बेटा तुमने यहां जो लेड लिया है ना, लेड, यही लेड दरअसल ऑक्सीडाइज हो रहा है और इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। ये जो तुमने इसके अंदर लेड लिया है ना, दरअसल वही लेड इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है और वही इलेक्ट्रॉन निकल के ऊपर की तरफ जा रहा है। ये जो इलेक्ट्रॉन निकला यही इलेक्ट्रॉन निकल के ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन जब लेड इलेक्ट्रॉन निकालता है तो वो लेड आयन बन जाता है, लेड आयन बन जाता है। तो बेटा ये जो लेड आयन है, ये लेड आयन, अब अंदर में पहले लेड था, अंदर में पहले लेड था, अब वो लेड आयन बन गया। तो अंदर में जो लेड आयन होगा वो अब क्या करेगा, तुम्हारे एसिड में जो सल्फेट आयन है, तुम्हारे एसिड में जो सल्फेट आयन है उसके साथ कंबाइन करके बना देगा PbSO4। क्या हुआ, ये जो लेड था वो लेड आयन बन गया क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन निकाला, और लेड आयन बनते ही वो सॉल्यूशन में जो सल्फेट आयन होता है एसिड का उसके साथ कंबाइन करके PbSO4 बना लेगा। तो क्या समझे बेटा, क्या समझे कि अंदर में पहले Pb था, अब क्या है PbSO4, अंदर में क्या है जी PbSO4। ये तो हुआ
एनोड में होने वाला रिएक्शन। ध्यान देना, ये रिएक्शन कहाँ हुआ भाई? तो ये हुआ एट एनोड। अब देखते हैं कैथोड में क्या हो रहा है। तो एनोड में से इलेक्ट्रॉन निकला, एनोड में से इलेक्ट्रॉन निकला और वो कैथोड में जा रहा है, क्योंकि कैथोड में इलेक्ट्रॉन गेन किया जाता है। तो देखते हैं कैथोड में क्या हो रहा है। तो बेटा कैथोड में तुमने इस कहना चाहिए प्लेट के अंदर कौन सा कंपाउंड लिया है? PbO2। तो वो जो तुमने PbO2 लिया है, वो PbO2 सल्फेट आयन के मदद से, सल्फेट आयन के मदद से और H+ आयन के मदद से, यानी कि सीधा बोलो एसिड के मदद से, ये जो PbO2 है वो एसिड के मदद से इस तरफ से आने वाले इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, आने वाले इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। और PbO2 जब इन दोनों के मदद से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो बेटा Pb बन जाएगा PbSO4 और यहां पर बनेगा 2H2O। तो आप यहां देख सकते हैं कि यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ, क्योंकि एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, और यहां कैथोड में क्या हो रहा है बेटा? रिडक्शन। तो बस तुमको रिएक्शन याद करना है और ये याद करना कि किसने लूज किया, किसने गेन किया। तो ये रिएक्शन कब हुआ? ये रिएक्शन कब हुआ? जब बैटरी यूज में है, बैटरी अपना काम कर रहा है, यानी बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा है, बैटरी जो है वो धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा है। तो बस इतना याद रखना कि कौन लूज किया, कौन गेन किया। तो यहां पर Pb ने लूज किया और यहां PbO2 ने गेन किया, और यह रिएक्शन आपको यहां पर लिखना है। अब बताइए, अब इस बैटरी को मैं लगातार चलाता रहूंगा और एक समय ऐसा आएगा कि बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा, बैटरी जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो बेटा अब दोबारा इसको हम रिचार्ज करेंगे। तो बैटरी को जब दोबारा रिचार्ज करते हैं उस समय किस प्रकार का रिएक्शन होता, चलिए वो समझ लेते हैं। तो चलो इस बैटरी को रिचार्ज करने का समय आ गया है, क्योंकि बैटरी जो है वो तो डाउन हो गया है, उसने काम करना बंद कर दिया है। तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि बैटरी को रिचार्ज करते वक्त किस तरह का केमिकल रिएक्शन यहां पर होता है। ठीक है, बैटरी को रिचार्ज करते वक्त यहां किस तरह का केमिकल रिएक्शन होगा, चलिए उसको समझ लेते हैं। एक मिनट, पहले इसको मैं जल्दी जल्दी बना लेता हूं। ये देखिए, ये मैंने ये बना लिया। अच्छा मुझे अब ये बताओ, मुझे ये बताओ कि ये जो आपने प्लेट लिया था, पहले वहां Pb था, पहले वहां Pb था, लेकिन अब वो Pb क्या बन गया है बेटा? PbSO4। मतलब अब इसके अंदर जो Pb था वो क्या बन चुका है? PbSO4। और इस ग्रिड के अंदर, इस प्लेट के अंदर पहले PbO2 था, पहले PbO2 था, है ना? अब वो भी क्या बन गया है? PbSO4, यानी कि इसके अंदर भी क्या बन गया है बेटा? PbSO4। तो अब देखते हैं रिएक्शन किस तरह से उल्टा होगा। अब बैटरी को रिचार्ज करेंगे, तो बेटा जब बैटरी को रिचार्ज करोगे मतलब तुम इलेक्ट्रिसिटी दोगे, है ना? तुम यहां से वोल्टेज दोगे। तो आपको पता है ना, बैटरी में जो एनोड कैथोड होता है वो तो वैसे भी उल्टा होता है। अब तुम इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो ये जो कैथोड और एनोड है वो बदल जाएगा जी, है ना? अब ये क्या बन जाएगा बेटा? एनोड, और ये क्या बन जाएगा? कैथोड। मैं ऑलरेडी इस चैप्टर में आपको बता चुका हूं कि एनोड और कैथोड बैटरी में उल्टा रहता है। और जब हम डीसी करंट यूज करते हैं, जब हम डीसी करंट यूज करते हैं तब उस समय एनोड और कैथोड जो है वो उल्टा हो जाता है, या यूं कहो कि ये सीधा है। जब तुम किसी चीज को इलेक्ट्रिसिटी देते हो, जब तुम किसी चीज को इलेक्ट्रिसिटी देते हो उस समय एनोड और कैथोड जो है वो सही अपने कहना चाहिए प्रॉपर्टी में होता है, पर जब बैटरी की बात करते तो बैटरी में उल्टा हो जाता है। पर मैं ऑलरेडी इस चैप्टर में ये बता चुका हूं, ऑलरेडी मैं आप लोगों को इस चैप्टर में बता चुका हूं कि एनोड में हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज ही होगा। तो बेटा अब यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला है, तो याद रखिएगा एनोड में इलेक्ट्रॉन हमेशा लूज ही होगा और कैथोड में इलेक्ट्रॉन गेन होगा। तो पहले ये लूज कर रहा था, ये गेन कर रहा था, अब उल्टा हो जाएगा। बैटरी रिचार्ज होने वाला है तो अब उल्टा होगा, अब ये लूज करेगा और ये गेन करेगा, और रिएक्शन भी एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा। जो रिएक्शन है ना बेटा वो एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा। तो पहले इस रिएक्शन को लिखूंगा, फिर इस रिएक्शन को लिखूंगा उल्टा। अब कैसे उल्टा लिखूंगा? चलिए, बैटरी रिचार्ज हो रहा है तो अब ड्यूरिंग चार्जिंग,
अब बैटरी जो है वो चार्जिंग में चढ़ गया है। तो अब देखते हैं, अब तो एनोड में ये वाला कंटेनर है बेटा, तो देखते हैं अब क्या होगा एट एनोड, और यहां पर हम देखेंगे एट कैथोड। अब तुम मुझे ये बताओ कि पहले जो कैथोड था वो तो अब एनोड बन गया, पहले जो कैथोड था अब वो तो एनोड बन गया, तो कैथोड में जो रिएक्शन हुआ था अब वो यहां पर एनोड में होगा, लेकिन उल्टा होगा। उल्टा मतलब चलो इस रिएक्शन को उल्टा लिखो, क्या होगा, ये जो PbSO4 है वो H2O के प्रेजेंस में उल्टाइए, क्या बनेगा PbO2 SO4 2- 4H प्लस, और क्या निकला बेटा इलेक्ट्रॉन। तो यहां से अब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। अब ये जो PbSO4 है, ये वाला PbSO4 अब वो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, अब वो इलेक्ट्रॉन निकल, ये रिएक्शन मैंने उल्टा लिख दिया, तो अब वो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। अब वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ जाएगा जी, तो इलेक्ट्रॉन जो इस तरफ आ रहा है वो गया कहाँ, तो कुछ देर पहले ये जो कैथोड है वो पहले एनोड था, जो कैथोड है वो पहले एनोड था। तो बेटा अब ये जो रिएक्शन है ये वाला, अब ये उल्टा हो जाएगा, भूलिएगा नहीं, इसके अंदर PbSO4 था, उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, और इसके अंदर भी PbSO4 है, इसके अंदर भी PbSO4 है, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। किस प्रकार गेन करेगा देखना, किस प्रकार गेन करेगा, तो रिएक्शन को उल्टा लिख दो बेटा, ये यहां से स्टार्ट करेंगे, PbSO4 उल्टा करो इसको पहले, Pb2 प्लस SO4 2-, अब इस रिएक्शन को उल्टा करो, Pb2 प्लस गेन 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Pb। तो लीजिए अब क्या हुआ, अब दोबारा रिएक्शन जो है वो उल्टा हो गया, तो PbSO4 जो था, PbSO4 अब दोबारा क्या बन गया बेटा, ये बन जाएगा PbO2, और यहां पर जो PbSO4 है वो दोबारा क्या बन जाएगा Pb, मतलब फिर से ओरिजिनल सिचुएशन आ गया, मतलब बैटरी तुम्हारा रिचार्ज हो गया, बैटरी जो है वो दोबारा रिचार्ज हो गया। तो बस आपको ये रिएक्शन जो है उसको याद करना है, और ये लिखना है कि जब बैटरी काम कर रहा होता है उस समय ये रिएक्शन लिखेंगे, और जब बैटरी रिचार्ज हो रहा होता है उस समय आपको ये वाला जो रिएक्शन है वो लिखना है। और अगर ये एग्जाम में आया बेटा, तो ये जब भी एग्जाम में आया है तो ये 3 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम में आता है। तो अगर ये आएगा तो पूरा डायग्राम के साथ आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो बस आपको ये याद रखना है कि पहले Pb इलेक्ट्रॉन लूज किया और वो PbSO4 बन गया, और PbO2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और PbSO4 बन गया, और फिर दोबारा जब रिचार्ज की तब क्या हुआ, PbSO4 इलेक्ट्रॉन लूज किया और फिर वो PbO2 बन गया, और PbSO4 इलेक्ट्रॉन गेन करके Pb बन जाता है। तो ये रिएक्शन जो है इस प्रकार से रिवर्स किया जाता है। तो लीजिए अब मैंने आपको सेकेंडरी सेल के अंदर जो एग्जाम्पल अवेलेबल था ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो पहला था बेटा प्राइमरी सेल, दूसरा था सेकेंडरी सेल, और अब तीसरा आपके सामने आ रहा है वो है फ्यूल सेल। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आखिरी जो सेल आपको देखना है वो है बेटा फ्यूल सेल। फ्यूल सेल तो पहले मैं आपको इसका कंस्ट्रक्शन बना करके यहाँ पर दिखाता हूँ। ये कुछ इस प्रकार का होता है, यहाँ देखेंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया, ये जो मैं एक इलेक्ट्रोड ले रहा हूँ ये कार्बन का होता है, ये कार्बन का बना हुआ जो है इलेक्ट्रोड होता है, और इसमें बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इसमें बहुत ही छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। ये जो कंटेनर मैं बना रहा हूं, इस कंटेनर को, एक मिनट, पूरा रहेगा, ठीक है, और ये बाहर से बंद रहेगा। हाँ जी। अब क्योंकि ये फ्यूल सेल है तो हम यहाँ पर फ्यूल यूज करेंगे। तो फ्यूल के तौर पर हम यहाँ यूज करेंगे बेटा हाइड्रोजन और यूज करेंगे ऑक्सीजन। इसीलिए इसे हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल भी कहते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल कहते हैं। अब देखना यहाँ पर क्या होता है। इस बीच वाले कंपार्टमेंट में हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं।
इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि KOH, हम यहाँ पर KOH लेते हैं, उसको वाटर में हम डिसॉल्व करके रखते हैं, वाटर में डिसॉल्व करके लेते हैं इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को, इसको बीच में हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेते हैं। और अब देखते हैं ये बैटरी कैसे काम करेगा, ये बैटरी जो है वो कैसे काम करेगा। यहाँ ये बैटरी काम कर रहा है कि नहीं वो चेक करने के लिए मैंने फिर से वही बीच में एक बल्ब लगा दिया है बेटा, ये देखिए मैंने यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया है। और अब देखते हैं क्या होने वाला है, इसमें रिएक्शन कैसे होता है। दरअसल होता क्या है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि लेफ्ट वाला जो कंटेनर है बेटा वो एनोड है और राइट वाला जो कंटेनर है वो कैथोड है। और ये बात मैं कई बार बोल चुका हूँ, एक बार फिर से बोल देता हूँ, एनोड में हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज किया जाता है और कैथोड में इलेक्ट्रॉन गेन किया जाता है। मतलब कोई तो है जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और यहाँ कोई तो है जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब देखते हैं रिएक्शन किस प्रकार से होता है। सबसे पहले तुमने जो हाइड्रोजन लिया है, तुमने जो हाइड्रोजन लिया है बेटा वो अंदर आ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने पार्टीशन लिया हुआ है ना बेटा, ये पोरस कार्बन का बना होता है, मतलब इसमें बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ये कार्बन का जो इलेक्ट्रोड है इसमें बहुत बारीक पोर्स होते हैं, उसी पोर्स के थ्रू हाइड्रोजन जो है वो अंदर एंटर करेगा, उसी पोर्स के थ्रू हाइड्रोजन जो है वो अंदर एंटर करता है। और जैसे ही हाइड्रोजन अंदर एंटर करता है तो तुमने जो बेस लिया है, तुमने यहाँ पर जो बेस लिया है उस बेस के प्रेजेंस में हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन निकाल बैठेगा। हाइड्रोजन जो है, ये जो हाइड्रोजन है बेटा वो इलेक्ट्रॉन निकाल देगा और अपने आप को बना लेगा H2O। गौर से सुनना, यहाँ OH माइनस था तो बेस में जो OH माइनस होता है उसके प्रेजेंस में ये जो H2 है वो इलेक्ट्रॉन निकालेगा। और बेटा H2 जब इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो वो H प्लस बन जाएगा, तो H2 H प्लस बन जाएगा और यहाँ OH है तो H प्लस और OH मिल के क्या बना देंगे, H2O। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन निकाल के H प्लस बन जाएगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन निकाल के H प्लस बन जाएगा और वो H प्लस OH माइनस के साथ जुड़ के H2O बना लेगा। तो ये रिएक्शन कैसे हुआ, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। तो एट एनोड देखते हैं एनोड में क्या हो रहा है। तो बेटा एनोड में जो H2 है वो इलेक्ट्रॉन निकालेगा और H प्लस बन जाएगा और वो जो H प्लस बना है वो बेस के प्रेजेंस में क्या बना देगा बेटा, 2H2O बना देगा। तो ये रिएक्शन हुआ एनोड में, और ये जो इलेक्ट्रॉन निकला वही इलेक्ट्रॉन यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है। हाइड्रोजन ने जो इलेक्ट्रॉन निकाला है वही इलेक्ट्रॉन यहाँ से आगे जाएगा और उसी वजह से बल्ब जो है आपको जलता हुआ दिखेगा। अब वो इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ इस इलेक्ट्रोड में आएगा। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन जब इस तरफ आएगा तो वो कहाँ जाता है। तो वो जो इलेक्ट्रॉन आता है ठीक उसी समय, भूलिएगा नहीं, यहाँ से ऑक्सीजन आ रहा है बेटा, यहाँ से ऑक्सीजन आ रहा है। तो क्या होता है, ऊपर से आने वाला इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तुमने यहाँ वाटर भी लिया है, तो इस तरफ से आने वाला इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ वाटर और बना बैठेगा OH माइनस आयन। H2O जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और OH माइनस आयन बना देगा। तो बेटा याद रखना, आपने ध्यान से देखो क्या हुआ था, आपने OH यूज किया था और H2O बनाया था और अब H2O यूज हो रहा है और OH बन रहा है। तो अंदर में तुमने जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है उसका क्वांटिटी मेंटेन रहेगा, उसके क्वांटिटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो अब क्या हुआ, इधर से आने वाला इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हुआ, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो एट कैथोड तो बेटा इस तरफ से आने वाले इलेक्ट्रॉन को किसने गेन किया, ऑक्सीजन ने गेन किया। किसके मदद से,
H2O के मदद से, है ना। तो इधर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन ने H2O के मदद से गेन किया और गेन करते ही यहां बनेगा क्या, OH माइनस आयन। क्या बना बेटा यहां पर बना OH माइनस आयन। तो बस फिर वही कहूंगा कि आपको यह याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन लूज किसने किया और इलेक्ट्रॉन गेन किसने किया। तो बेटा इलेक्ट्रॉन लूज किसने किया था, हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लूज किया और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और इसमें हाइड्रोजन जब लूज करता है तो OH की हेल्प लेता है और इलेक्ट्रॉन लूज करता है और साथ में H2O बनाता है। और इस तरफ जब इलेक्ट्रॉन आता है तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन करता है और वो H2O का मदद लेता है और OH बनाता है। प्रोसेस बैलेंस है। देखो यहाँ OH यूज हुआ, H2O बना, यहाँ H2O यूज हुआ, OH बना। फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ OH यूज हुआ, H2O बना, फिर वही H2O यूज होगा और OH बनेगा। तो अल्टीमेटली यहाँ H2O और OH का नंबर यानी क्वांटिटी जो है वो बैलेंस रहेगा। और जब तक आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पास करते रहोगे ये बैटरी लगातार काम करेगा। तो ये बैटरी लगातार काम करता है, ये कभी डेड नहीं होता बेटा। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई such cell never becomes dead। इस तरह के जो बैटरीज होते हैं वो डेड कहीं नहीं पड़ते। और जानते हो बेटा इस बैटरी के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं। ये जो बैटरी है ना, दिस सेल was used as a primary source of electricity on Apollo moon mission, Apollo moon flight। तो बेटा ये तो आप जानते हैं ना, इसके बारे में लगभग सब लोग जानते हैं। 7 दिसंबर 1972 को जो अपोलो मिशन था, चांद पर उतरने वाला पहला जो फ्लाइट था, इसमें प्राइमरी सोर्स के तौर पर, इलेक्ट्रिसिटी के प्राइमरी सोर्स के तौर पर इसी बैटरी का, इसी सेल का यूज किया गया था। तो फ्यूल सेल आएगा तो आप ये डायग्राम बना देना, और ये जो रिएक्शन मैंने लिखा है ये रिएक्शन आपको लिखना होगा। तो इस प्रकार मैंने अब आप लोगों को सारे बैटरीज जो है वो कंप्लीट करा दिए। तो अब इस चैप्टर में बस एक छोटा सा टॉपिक और रह गया है, चलिए उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब जो टॉपिक आपके सामने आ रहा है वो है बेटा कोरोजन। तो कोरोजन क्या होता है या रस्टिंग क्या होता है, इसके बारे में हम बहुत छोटे क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। कोरोजन हमने लोअर क्लास में भी पढ़ा हुआ है। बस मैं आपको यहाँ पर नया क्या बताऊँगा, तो कोरोजन होते वक्त किस तरह का केमिकल रिएक्शन होता है वो मैं आपको समझाने वाला हूं। तो कोरोजन का मतलब क्या होता है, जब आपका कोई भी मेटल मॉइस्चर के या वाटर के कांटेक्ट में आए तो मेटल का जो सरफेस है जहां पर वाटर का अटैक होता है या मॉइस्चर का अटैक होता है, वहां पर का जो मेटल है वो रस्ट में कन्वर्ट होने लगता है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि रस्टिंग के समय किस तरह का केमिकल रिएक्शन होता है। सपोज मैंने यहां पर ले लिया बेटा आयरन, ये एक आयरन का टुकड़ा है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ थोड़ा सा इस तरह का स्ट्रक्चर है, नीचे झुका हुआ। तो बेटा अगर इस पे पानी पड़ेगा तो वाटर का ड्रॉपलेट यहाँ जमा हो जाएगा। तो यूँ समझ लीजिए कि वाटर का ड्रॉपलेट यहाँ ऊपर में जमा हो गया है। तो ये है बेटा वाटर का ड्रॉपलेट, देख रहे हैं आप, ये वाटर का ड्रॉपलेट है। अब होगा क्या, अब होगा ये कि ये जो वाटर होता है वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को खींचता है। वाटर जो है वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को खींचेगा और देखते हैं क्या होगा। तो जैसे ही ये वाटर एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड को खींचता है तो वहाँ पर बनता है बेटा कार्बोनिक एसिड, वहाँ पर बनता है कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड क्योंकि वाटर के साथ है तो वो आयोनाइज्ड फॉर्म में यहाँ पर रहेगा। मतलब कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है तो वो अंदर में आयोनाइज्ड फॉर्म में रहता है। ये देखिए वो अंदर में
आयोनाइज्ड फॉर्म में रहता है। तो जैसे ही किसी मेटल के सरफेस पे वाटर का ड्रॉप आ जाता है तो वाटर एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा और कार्बोनिक एसिड बना देगा। कार्बोनिक एसिड जो है, यहाँ पर जो कार्बोनिक एसिड है वो आयोनाइज्ड फॉर्म में पाया जाएगा। तो स्टेप वाइज मैं यहाँ पर सारे जो रिएक्शन है उसको मैं लिखते चलता हूँ। तो जो सबसे पहला रिएक्शन हुआ बेटा, उसमें आपने क्या देखा कि H2O यानी कि वाटर ने कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया और कार्बोनिक एसिड बना दिया। और जो कार्बोनिक एसिड होता है, जो कार्बोनिक एसिड होता है वो आयोनाइज्ड फॉर्म में वाटर के अंदर रहता है, यानी H+ आयन और CO3 2- आयन के फॉर्म में। अब उसके बाद क्या होता है? अब उसके बाद होता यह है कि यहाँ जो तुमने आयरन लिया है वो आयरन अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर बैठता है। आयरन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है बेटा। तो सेकेंड स्टेप में क्या होता है, जिस एरिया में वाटर ड्रॉपलेट होता है उस एरिया का जो आयरन का एटम है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और फेरस आयन में कन्वर्ट हो जाता है। सरफेस में जहाँ पर वाटर है वहाँ का आयरन इलेक्ट्रॉन लूज करके फेरस आयन बन जाता है। उसके बाद तीसरे स्टेप में क्या होता है बेटा, जैसे ही यहाँ पर फेरस आयन बनता है उसके बाद क्या होता है, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होता है अब वो अंदर एंटर करता है। अब अंदर में H+ आयन है तो बाहर एटमॉस्फेयर से जब ऑक्सीजन अंदर एंटर करता है तो वो H+ आयन के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन गेन करता है और इलेक्ट्रॉन गेन करके H2O बनाता है। मैंने कहा यहाँ पर कौन सा प्रोसेस हुआ, यहाँ पर हुआ बेटा कि ऑक्सीजन अब अंदर एंटर करेगा और जो H+ आयन होता है उसके प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन गेन करके H2O बनाएगा। तो देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि कोरोजन भी एक तरह का रिडॉक्स रिएक्शन कैरी करता है, मतलब इसमें भी रिडॉक्स रिएक्शन होता है। और जब हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन हुआ तो फिर आपको पता होना चाहिए कौन लूज कर और कौन गेन कर रहा है। तो आयरन ने लूज किया, ऑक्सीजन ने गेन किया। तो तीसरे स्टेप में क्या हुआ, ऑक्सीजन H+ आयन के मदद से इलेक्ट्रॉन को गेन करके H2O बना लेता है। लेकिन इन सब चक्कर में यहां पर देखो आयरन जो था वो फेरस आयन में कन्वर्ट हो चुका है। तो बेटा अब क्या होगा कि जैसे ही ये वाटर यानी कि पानी सूख जाएगा, जरा गौर सुनना, जैसे ही ये पानी सूख जाएगा तो उसके सूख जाते ही ये जो फेरस आयन बना है ये फेरस आयन एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाएगा। ये जो फेरस आयन बना है वो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वो बना देगा Fe2O3 और बनाएगा H+ आयन। मैंने बोला एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है अब वो अंदर आएगा और इस मेटल आयन के साथ कंबाइन करेगा। तो जैसे ही मेटल आयन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन करता है तो कंबाइन करते ही वहां पर बनेगा बेटा Fe2O3। अभी मैंने बोल दिया था कि वाटर सूख जाता है, वो अभी सूखा नहीं है बेटा, ध्यान देंगे ना। अभी वाटर जो है वो सूखा हुआ नहीं है, अभी वाटर ड्रॉपलेट वहां रहता है क्योंकि यहाँ पर वाटर का यूज हो रहा है। तो अब अंदर में वाटर ड्रॉपलेट तो है ही, तो ये जो फेरस आयन है वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को गेन करता है और Fe2O3 बनाता है। और बेटा ये जो Fe2O3 होता है यही क्या कहलाता है, ये कहलाता है रस्ट। क्या कहलाता है ये रस्ट कहलाता है। तो देखिए कुल मिला के आपका मेन रिएक्शन कौन सा है, तो बेटा आपका मेन रिएक्शन है ये दोनों। पहले क्या हुआ, आयरन Fe2+ आयन बना, फिर Fe2+ आयन रस्ट में कन्वर्ट हो गया, Fe2+ बना, फिर Fe2+ जो है वो रस्ट में कन्वर्ट हो गया। तो अल्टीमेटली आप ये कह सकते हैं कि आयरन जो है वो रस्ट में कन्वर्ट हो गया, जो आपने आयरन लिया था वो रस्ट में कन्वर्ट हो गया। तो इस प्रकार जो मेटल है वो धीरे धीरे रस्ट में कन्वर्ट हो जाता है और इस प्रकार हम कहते हैं कि किसी मेटल में या धातु में जंक लग गया। तो ये रिएक्शन जो है आपको याद करना पड़ेगा। तो प्लीज इसे ध्यान से कॉपी कीजिए।